हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और हिंदी व्याकरण में आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक यानी कि वाच्य पढ़ने वाले हैं। पीछे की क्लास कारक को लेकर थी, तो कारक को जानने के बाद, क्रिया को जानने के बाद अगर हम वाच्य को छोड़कर आगे बढ़ जाएं तो शायद ये कहीं ना कहीं हमारी बदकिस्मती होगी, क्योंकि वाच्य हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th और 10th के क्लास के लिए तो ये रामबाण इलाज है कि अगर आप व्याकरण को हल करना चाहते हो तो वाच्य को छोड़े बिना आगे मत बढ़िएगा। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए आप अभी ही इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे कि वाच्य क्या होता है और वाच्य के आधार पर हम इनको प्रकारों को कैसे विवर्णित करने वाले हैं, किससे इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और सीखते हैं वाच्य की परिभाषा तथा वाच्य के प्रकारों के बारे में। बच्चों, अगर हम बात वाच्य की करते हैं तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है, जो कि आपने ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में जरूर पढ़ा होगा। चाहे आप 6th क्लास के हो, 7th के हो, 8th के हो, 9th के हो, 10th के हो, ये सभी के सिलेबस में एक कॉमन टॉपिक होता है कि हम वाच्य परिवर्तन यानी कि वॉइस चेंज के बारे में सीखते हैं। इंग्लिश में वाच्य परिवर्तन के बारे में यानी कि वॉइस चेंज के बारे में तो हमने कईयों रूल पढ़े हैं, लेकिन फिलहाल वाच्य को समझकर आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वास्तव में वाच्य होता क्या है। वाच्य को अगर परिभाषित करना हो तो हम क्या कहेंगे। मैं यहाँ पर इसे परिभाषा देने के पहले एक उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी एक उदाहरण के तौर पर कोई एक सेंटेंस है, मैंने एक सेंटेंस लिखा उदाहरण के तौर पर, राम ने रावण को मारा। उदाहरण में राम ने रावण को मारा। अब अगर हमें इसका वाच्य बदलना होता है, वाच्य परिवर्तित करना होता है, तो हम क्या लिखते हैं, रावण राम के द्वारा मारा गया। रावण राम के द्वारा मारा गया। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा कि हमने जो पहला सेंटेंस लिखा था राम ने रावण को मारा, तो यहां पर राम जो है वो आपके कर्ता हो गए, रावण जो है वो आपके कर्म, और मारने का कार्य यानी कि क्रिया। पहले कंडीशन में, पहले सेंटेंस के अंतर्गत आपका कर्ता क्या है, राम, और दूसरे सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है, रावण। वहीं पे पहले सेंटेंस में कर्म है आपके रावण और दूसरे सेंटेंस में कर्म है आपके राम। यहां पर हमने सेंटेंस के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, लेकिन परिवर्तन नहीं करने के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ जो बदलाव किया है वो वाक्य की संरचना में है। तो यही चीज कहीं ना कहीं वाच्य को प्रस्तावित करती है। और उससे बड़ी बात कि हम वाच्य पढ़ते क्यों हैं। वाच्य हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपनी लेखनी में जो है वो एक क्रिएटिविटी ला सके, यानी हम एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से प्रस्तावित कर सकते हैं, ताकि उसका इम्पैक्ट किसी भी लिसनर पे या बहुत किसी भी पढ़ने वाले व्यक्ति पर सीधे सीधे पड़ जाए और वो ज्यादा प्रभावशाली बने। तो यहाँ पर इन चीजों को समझने के लिए, इन चीजों की शैली को जानने के लिए और अपने लेखनी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वाच्य वो सबसे सुटेबल टॉपिक है ग्रामर के अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत, जिसे सीख लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि वाच्य कि ये उदाहरण किस तरीके से कर्ता को कर्म के रूप में और कर्म को कर्ता के रूप में प्रस्तावित तो करते हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ उदाहरण की थी। अब बात आती है इसके परिभाषा की। परिभाषा के अंतर्गत वाच्य क्रिया के उस रूप को प्रस्तावित करता है जिसमें कार्य का संपादन कर्ता अथवा कर्म के द्वारा संबंधित किया जाता है, यानी कि एक वाक्य में किसी भी क्रिया का संपादन कर्ता के द्वारा हो रहा है या फिर कर्म के द्वारा हो रहा है। अगर इसकी प्रस्तावना वाक्य के अंतर किया जाए तो वह वाक्य क्रिया के रूप को प्रस्तावित करता है, यानी कि इसे हम वाच्य का रूप देते हैं, वाच्य का नाम देते हैं। तो कुल मिलाकर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जो यह प्रस्तावित करता है कि क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता है अथवा कर्म।
इसके आधार पर आपका जो वाच्य होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम वाच्य के प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। इन 3 प्रकार में कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कर्ता वाच्य, या फिर आप इसे कर्तरी वाच्य के नाम से भी जानते हो, कर्ता वाच्य। दूसरा कर्म वाच्य, और तीसरा भाववाच्य। इंग्लिश के अंतर्गत ये सिर्फ 2 ही होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। बट हिंदी के अंतर्गत ये, हिंदी और संस्कृत के अंतर्गत ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसे हम कर्ता वाच्य, कर्म वाच्य और इस भाववाच्य के नाम से जानते हैं। कर्ता वाच्य को हम कर्तरी वाच्य के नाम से भी पुकारते हैं, संबोधित करते हैं। अब अगर बात इनकी परिभाषा की हो जाती है, लेकिन इन परिभाषा की ओर चलने के पहले मैं यहाँ पर एक चीज पूरी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि सिर्फ परिभाषा इसकी जान लेना ज्यादा आवश्यक नहीं होता। जिस तरीके से इंग्लिश में वॉइस को चेंज करने के रूल्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से हिंदी में भी वॉइस को चेंज करने के रूल्स होते हैं। हम अगली क्लास में इन रूल्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, इनके बारे में सीखेंगे, इनका एप्लीकेशन सीखेंगे। लेकिन उससे पहले इनको प्रस्तावित कर लिया जाए कि कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य किसे कहा जाता है। रूल की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, लेकिन इस क्लास के अंतर्गत हम सबसे पहले ये प्रस्तावित कर लेते हैं, ये जान लेते हैं कि कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और कर्तरी भाववाच्य किसे कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कर्तावाच्य की, तो वाच्य का वह स्वरूप जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है या फिर क्रिया को संपादित करने का श्रेय कर्ता पर जाता है, उसे कर्तावाच्य के नाम से जाना जाता है। कर्म वाच्य कहने का अर्थात मतलब ये है कि वाच्य में क्रिया का वह रूप जिसका संपादन कर्म के माध्यम से होता है, उसे हम कर्म वाच्य कहते हैं। और वहीं पे भाववाच्य कहने का तात्पर्य यह है कि वाच्य का वह स्वरूप जिसमें क्रिया के संपादन कर्ता और कर्म के अपेक्षा भाव की प्रधानता को दर्शाता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस में हमने टीचरों के द्वारा ये पढ़ा था कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तावाच्य कहते हैं, जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य, और जिनमें भाव और भाव की प्रधानता होती है, यानी कि न तो कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की, बल्कि भाव की प्रधानता होती है, उसे हम भाववाच्य के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वाच्य को हमने एक एक करके परिभाषित किया है। चलने के पहले एक बार फिर से ये बात यहाँ पर सामने रख दी जा रही है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आप बहुत सी चीजों को अनदेखा कर रहे हो जो आपके क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कहने का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर आप सीख रहे हो तो उसे पूरी विधिवत सीखिए, सारी चीजों को गंभीरता से समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि बिना रूल्स को जाने, बिना गंभीरता से चीजों को समझे, बिना परिभाषाओं को तुलनात्मक अध्ययन किए आप किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। और अगर आप ये चाहते हो कि शॉर्ट कीज के द्वारा या शॉर्ट टर्म्स के द्वारा आप नंबर्स गेन कर सकते हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, कभी भी संभव नहीं है ये चीजें। इसके लिए जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप थीम्स को क्लियर करो और चीजों को समझो, तो आपकी पढ़ाई में, आपके अध्ययन में, आपके नंबर गेनिंग में किसी तरह की समस्या न आए। तभी तो हम यहाँ पे हैं, ताकि आपकी पढ़ाई को ज्यादा सुविधाजनक बना सके, आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सरलता से आपके सामने प्रस्तावित कर सके। क्योंकि कई बार होता है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें किताबों में नहीं लिखी, लेकिन किताबों की लिखी हुई बातों को सहजता से आप तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, यानी कि आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती कर रही है। तो यहाँ पर एक लाइक तो बनता है एक छोटे से प्रयास के लिए, ताकि आपको आपकी सफलता की कुंजी मिल सके। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती, धन्यवाद।